एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जेवोचू ने लंचा को प्रॉमिस किया कि वो विंग के अंदर से सारा रिसेंटमेंट गायब कर देंगे एंड आईवन को भी ठीक कर देंगे, बट उसके बदले लंचा को जेवोचू के साथ गुसू जाना होगा एंड लंचा मान गया। देन आईवन एंड विंग को आखिरी बार देखकर लंचा अपने भाई के साथ गुसू चला गया एंड गुसू के दरवाजे के सामने आते ही सारे डिसिबल्स ने उसे पकड़ लिया एंड उसे खींचते हुए अंदर लेके जाया गया। देखते ही देखते 5 साल बीत गए थे। अब आईवन 8 साल का हो गया था एंड अभी विंग का लाइफ आईवन था एंड लंचा का दिया हुआ उसका फॉरेड रिबन था। इन दोनों की वजह से ही विंग अभी तक जी रहा था। शुरू में विंग के लिए बहुत ही टफ था, बट धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा था। पहले वो लोग एक टेंट में रहते थे, बट अभी विंग ने उन लोगों के लिए एक 3 रूम वाला हट बना लिया था। उन 3 रूम्स के साथ एक रूम था स्टोरेज का एंड दूसरा रूम था टॉयलेट का। अभी विंग एंड आईवन के साथ वेनिंग भी रहता था। पहले विंग को पता नहीं था कि वेनिंग जिंदा है, बट बाद में जब विंग एक हंटिंग के लिए गया था एंड उसने आसपास के रिसेंटफुल कॉर्प्स को बुलाया था, तब उसके आवाज़ से वेनिंग आया था। एंड अभी विंग खुद के लिए गोल्डन कोड भी फिर से रिक्रिएट कर रहा है अपने अंदर एंड आईवन को भी वो टीचिंग कर रहा है ताकि इन फ्यूचर आईवन भी एक कल्टिवेटर बन सके। आज जब विंग आईवन को लेकर हट में वापस आया वेनिंग के साथ, तब वहाँ पर वो लोग अकेले नहीं थे। वहाँ पर एक कॉजी चेयर में निया हुसैन बैठा था। विंग के लिए वेनिंग को ढूंढ पाना एक बहुत ही सरप्राइजिंग था एंड उसके लिए दूसरा सरप्राइजिंग ये था कि निया हुसैन का उसे ढूंढ पाना, क्योंकि विंग बेसिकली यहाँ पर है, यहाँ पर उसे कोई भी नहीं जानता, यहाँ पर कोई रहता भी नहीं है, बट निया हुसैन उसे ढूंढ लिया था एंड अभी निया हुसैन विंग के पास आता जाता रहता है। विंग के हालत देखकर निया हुसैन ने कहा, वे सियोंग, आप प्लीज़ मेरा हेल्प एक्सेप्ट कीजिए एंड मुझे कुछ अच्छा फर्नीचर यहाँ पर लाने दीजिए। मैं आप लोगों को ऐसे रहते हुए नहीं देख सकता। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग ऐसे कैसे रह सकते हो। ये बोलकर निया हुसैन अपने आप को अपने फैन से हवा करने लगा। आईवन को सुलाने के बाद विंग ने निया हुसैन को वो किया एंड वो उसके लिए टी प्रिपेयर करने लगा। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, अब बस मुझे रिसोर्सेस एंड इन्फॉर्मेशन ऐसे कंटिन्यू लाते हुए देना, यही मेरे लिए काफ़ी है। एंड हाँ, अब खुद के लिए कोई भी चेयर या फिर टी मंगवा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अभी ठीक है सिक्लेटर निये। ये सुन के निया हुसैन ने शाय किया। अभी निया हुसैन को विंग सेक लीडर निये बुलाता है, क्योंकि अभी विंग के लिए निया हुसैन एक सेक लीडर है, सिर्फ विंग के लिए ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि अभी निये मिंगजे नहीं रहा तो उनके बदले निया हुसैन ही सेक लीडर है। जब निया हुसैन ने विंग को ढूंढा था, तब विंग को लगा था कि शायद वो बाकी सबको बता देगा कि विंग जिंदा है, बट निया हुसैन ने ऐसा नहीं किया था। इनफैक्ट वो खुद विंग को हेल्प कर रहा था एंड विंग को बाद में पता चला कि निया हुसैन को अपने एक पुराने दोस्त से कुछ प्रॉब्लम है एंड वो अपने आसपास के लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता। निया हुसैन से विंग को पता चला कि निये मिंगजे को ची डिवीजन हुआ था एंड देन उनकी मौत हो गई। ये सुन के विंग को बिलीव हो नहीं रहा था, क्योंकि उसे पता है कि निये मिंगजे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है। उनके लिए ऐसे मौत होना तो इम्पॉसिबल था एंड विंग का शक सही निकला। निया हुसैन भी विंग को यही कहना चाहता था एंड सरप्राइजिंग तो ये था कि निया हुसैन इस मौत का कारण जिन गुआंग्याओ को ठहराता है। शॉट कैंपेन से पहले जिन गुआंग्याओ मेंग्याओ हुआ करता था, जो निये क्लैन का सर्वेंट था एंड निये मिंगजे का लगभग क्लोज फ्रेंड था, क्लोज फ्रेंड से भी ज़्यादा कह सकते हैं। एंड देन वो वेन क्लैन का एजेंट बन गया एंड इसके वजह से निये मिंगजे उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो गए एंड वो उसे ऑलमोस्ट मारने ही वाले थे। यांग चैंग एंड वीवुशियन को आना पड़ा मेंग्याओ को निये मिंगजे से दूर करने के लिए। इस तरफ निया हुसैन भी मेंग्याओ से निये मिंगजे को दूर कर रहा था। एनीवेज, जब सब कुछ शांत हुआ था, तब वेन रुहान को मारने की वजह से मेंग्याओ को जिन गुआंगशान ने फाइनली अपना फैमिली नेम दिया, क्योंकि मेंग्याओ जिन गुआंगशान का नाजायज़ औलाद था, तो उसने फाइनली उसे एक्सेप्ट कर लिया एंड उसका नाम जिन गुआंग्याओ हो गया। एंड जब जिन गुआंगशान का मौत हुआ, तब निया हुसैन का शक जिन गुआंग्याओ के ऊपर ही गया था। निया हुसैन के हिसाब से मेंग्याओ ने अपने फादर को मारकर अपना रिपेमेंट किया है, उसने बदला लिया है
एंड विंग भी इस पर ज़्यादा शक नहीं कर सकता क्योंकि विंग को लगता है कि ऐसा वो कर सकता। वैसे भी इस दुनिया में जिन गुआंगशान का एनिमीज कम नहीं थे, वो कोई अच्छा इंसान तो था नहीं। तो अब जब जिन गुआंगशान नहीं रहा, उनका बेटा जिन जिशुआन नहीं रहा, उनका नेफ्यू जिन जिशुन भी नहीं रहा, तो इन फ्यूचर लान क्लैन का क्लैन लीडर बनेगा उनका हेयर जिन लिंग, जो जिन जिशुआन एंड जियान याली का बेटा है, विंग का नेफ्यू। बट जब तक जिन लिंग का एज सेग लीडर बनने के लिए प्रॉपर नहीं हो जाता, तब तक एक्टिंग सेग लीडर बनेगा जिन गुआंग्याओ। इसलिए अभी के लिए जिन गुआंग्याओ ही सेग लीडर है। तो अभी बेसिकली जियांग याली एंड जिन लिंग जिन गुआंग्याओ की जिम्मेदारी में है, जो विंग के लिए एक थ्रेट है क्योंकि वो जिन गुआंग्याओ के ऊपर बिलीव नहीं करता, स्पेशली तब से जब से उसने जिन गुआंगशान को एंड निये मिंगजियो को मारा है। तो इसलिए निये हुसैन के साथ विंग भी काम कर रहा है ताकि वो अपनी बहन एंड अपने नेफ्यू को सेफ रख सके। एंड देन जब निये हुसैन ने एंड विंग ने इन्वेस्टिगेशन किया, उन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि जिन जिशुआन का एंड जिन जिशुन का मौत जो कि विंग के हाथों हुआ था, वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं था, वो एक क्लियर कट प्लान था। उस दिन सडनली विंग ने कैसे अपना कंट्रोल खो दिया वेननिंग के ऊपर एंड वेननिंग ने जिन जिशुआन को मार दिया, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। इनफैक्ट वो सीन याद आते ही विंग को बहुत पेन फील होता है, उसे गिल्टी फील होता है, उसे अपने आप पर शेम फील होता है। देन निये हुसैन ने इंटरोगेशन करके विंग को इन्फॉर्म किया था कि जिन जिशुन के ऊपर एक कर्स था, जिसे ऑफकोर्स विंग ने नहीं दिया था, बट जिन जिशुन को बताया गया था कि इस कर्स को विंग नहीं दिया है, जो कि ऐसा नहीं था। ये सब बताते हुए निये हुसैन ने विंग को कहा था कि आई एम श्योर जिन जिशुआन को तुम्हारे हाथों मारना उनका ओरिजिनल प्लान नहीं था, बट अब जब ये हो गया है तो इससे उन्हें ही बेनिफिट हुआ है। जब निये हुसैन ने ये बोला था, विंग शॉक्ड हो गया था। तो उसके बाद से ही निये हुसैन हमेशा विंग को इन्फॉर्मेशन दिया करता है एंड विंग उस हिसाब से काम करता है। हालांकि विंग को ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, I mean, क्या ही होगा सब कुछ फिर से क्लियर करने के बाद। येलिंग पैट्रियार्क तो येलिंग पैट्रियार्क ही रहेगा ना। बट फिर भी वो एटलीस्ट आई1 के लिए सारा इमेज क्लियर करना चाहता है, इसलिए वो निये हुसैन के साथ काम कर रहा है। इसलिए जब भी निये हुसैन उसके पास आता है, विंग को पता चल जाता है कि निये हुसैन को इन्फॉर्मेशन लेकर आया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एंड अब जब बात निये हुसैन के हो ही रहा है, तो निये हुसैन एक ऐसा इंसान है जो सबके सामने फूल बनता है, जिसे कुछ भी नहीं पता। बट अब विंग को उसका असलियत पता है। निये हुसैन एक बहुत ही क्लेवर सेग लीडर है। हालांकि उसे वार करना नहीं आता, फाइट करना नहीं आता, बट वो दिमाग से बहुत कुछ कर सकता है। जब निये हुसैन को पता चला था कि विंग जिंदा है, वो सीधा विंग के पास आया था क्योंकि उसे पता है कि विंग कहीं भी जिन गुआंग्याओ का साथ नहीं देगा। उसने विंग से प्रॉमिस करवाया ताकि विंग उसे इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करे। जब तक विंग उसे हेल्प करता रहेगा, तब तक निये हुसैन किसी को भी विंग का जिंदा रहने का खबर नहीं देगा और ना ही आई1 के बारे में किसी को कहेगा। ये बात निये हुसैन ने प्रॉमिस किया है। एंड उसने ये भी प्रॉमिस किया है कि अगर बाय एनी चांस विंग को कुछ हो गया तो आई1 का जिम्मेदारी निये हुसैन लेगा हमेशा के लिए। इसलिए पिछले 3 साल से विंग निये हुसैन के साथ काम कर रहा है। जब भी उसे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है, तब वो आई1 को वेननिंग के पास छोड़कर जाता है, या फिर अगर उसका काम आसपास ही रहता है तब वो आई1 को साथ में ही लेकर जाता है। एंड ऑफकोर्स वेननिंग उन्हें फॉलो करता है। एंड उनका कोई भी टूर विंग को खुद से खर्चा करके नहीं जाना पड़ता, ये सारा स्पॉन्सर निये हुसैन करता है क्योंकि वो निये हुसैन के लिए काम कर रहा है। एनीवेज, अभी उन लोगों ने चाय पी लिया। चाय पी लेने के बाद निये हुसैन ने विंग के सामने कुछ पेपर्स रखा। विंग ने उस पेपर्स को ओपन किया एंड निये हुसैन अभी भी चाय पी रहा था। उन पेपर्स को देखकर विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा ये बोल के विंग चुप हो गया क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा था उस पेपर में जो कुछ भी लिखा हुआ था। तो निये हुसैन ने नोट करते हुए अपने फ़ैन को क्लोज़ किया। उसने कहा, हाँ, ये एक म्यूज़िक कल्टीवेशन का नोट है जिससे हीलिंग होता है, बट इस हिसाब से ये म्यूज़िक सुनकर मेरे भाई को हील होना चाहिए था, न कि उन्हें मरना चाहिए था। विंग ने ध्यान से उन नोट्स को पढ़ा। वो नोट्स लिटरली क्लैरिटी सॉन्ग का था जो लंजा विंग के लिए प्ले किया करता था। ये मरमेड वर्ल्ड का सॉन्ग था। विंग को हर एक नोट्स पता है, तो उसने नोट्स को ध्यान से पढ़ा।
पूरा नोट सही था सिवाय एक सेक्शन का। एक सेक्शन का नोट बिल्कुल इनकरेक्ट था, जो लंचा के नोट से बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा था। विंग ने क्लैरिटी बहुत बार सुना है, उसे पता है कि इसका बेनिफिट्स क्या क्या हो सकता है। एंड विंग को ये भी पता है कि अगर जिन ग्वांगयो के पास ये नोट्स है, इसका मतलब उसने लंजा को ये गाना प्ले करते हुए सुना है। बट ये कैसे हो सकता है? एंड ये इनकरेक्ट सेक्शन, ये इतना इनकरेक्ट कैसे हो सकता है? विंग ये सोच ही रहा था एंड तभी नियोजन को रियलाइज हो गया कि शायद विंग को कुछ पता है, तो उसने विंग की तरफ एक पॉइंटेड नोट दिया। तो विंग ने भी एडमिट करते हुए कहा, मुझे ये नोट्स पता है एंड ये सॉन्ग सच में हीलिंग करता है, ये बात सच है। बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिन ग्वांग्याओ को ये नोट्स कैसे पता, क्योंकि सिर्फ एक ही पर्सन को ये नोट्स पता था। वो पर्सन कहीं भी किसी भी जीन्स के साथ मिला तक नहीं था। ये सुन के नियोसन ने कहा, वेल शायद तुम्हारा फ्रेंड कहीं भी किसी जीन्स के साथ मिला नहीं था, पर शायद किसी जीन ने तुम्हारे फ्रेंड को देखा था, शायद किसी स्पाई ने, एंड शायद तब से ही उन लोगों ने ये सब प्लानिंग किया है। ये बोल के नियोसन ने शाई किया एंड अपने टी को फिनिश किया। नियोसन ने कहा, तुम अपना इन्वेस्टिगेशन करते रहो। क्या तुम्हें इन दिनों में मेरे भाई का कुछ भी खबर मिला है? ये सुन के विंग ने नियोसन की तरफ देखा। एक्चुअली नियमिंगजे मर तो गए हैं, बट उनका पूरा बॉडी अभी तक नहीं मिला है एंड निया हुसैन उसका पूरा बॉडी ढूंढ रहा है। तो विंग ने अपने हेड को शेक किया। ये देख के निया हुसैन ने एक अनकैरेक्टरिस्टिक एंग्री वाला शाई किया। विंग ने कहा, अभी तक मुझे सिर्फ उनका लिम्स ही मिला है जो मैंने तुम्हें दे दिया है। मुझे उनका बाकी बॉडी एंड हेड नहीं मिल रहा। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये सारे बॉडी पार्ट्स जिन ग्वांग्याओ के पास ही होगा। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पता है हुसैन कि मैं उसके ज़्यादा करीब नहीं जा सकता। ये सुन के निया हुसैन ने ग्रोल करते हुए कहा, वो इंसान कितना बड़ा स्नेक है। आई एम श्योर तुम्हारी बात सच है एंड शायद उसके पास ही बाकी बॉडी पार्ट्स हैं। वो इडियट। ठीक है, मैं तुम्हें उसे करीब लेके जाने की कोशिश करूँगा। वैसे भी येलिंग पेट्रियक के साथ छुप छुप कर मिलकर चाय पीना बहुत टफ है। अब जीन टेरिटरी में उसे लेके जाना सच में और भी ज़्यादा टफ होगा। ये सुन के विंग ने शाय करते हुए कहा, सच में कितनी बुरी लाइफ है। एनीवेज कुछ टाइम बात करने के बाद निया हुसैन वहाँ से चला गया। जाते वक्त वो विंग को कुछ अल्कोहल का जार्स देकर गया, जो कि आज के लिए विंग के लिए परफेक्ट था, क्योंकि विंग को नींद नहीं आ रही थी, तो वो अल्कोहल पी रहा था। उसके दिमाग में बार बार यही बात घूम रहा था कि अगर जिन ग्वांग्याओ को लंजा के सॉन्ग पता है, इसका मतलब कोई इंसान उन दोनों के ऊपर बहुत टाइम से नज़र रख रहा था, स्पेशली लंजा की। सोचते हुए विंग को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। अगर सच में ऐसा हुआ है तो उन लोगों के साथ कुछ भी हो सकता था, स्पेशली लंजा के साथ। लंजा हर्ट हो सकता था, वो उन लोगों का टारगेट हो सकता था। ये सोचते हुए विंग को बहुत ही सिक फील हो रहा था एंड तभी विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो लंजा को बहुत मिस कर रहा है। वो उसे यहाँ पर चाहता है। इतने डेंजर आसपास होने के बाद भी वो लंजा को अपने पास चाहता है, चाहे उनका लाइफ कितना भी अनस्टेबल अनसेफ क्यों ना हो। तो वो इमेजिन करने लगा कि लंजा उसे बाहों में भरकर उसके पास ही है। ये सोचते हुए विंग धीरे धीरे सो गया। इस तरफ क्लाउड रेसेस में जेबोचुन के लिए किचन से गुसु के बैक साइड में जाना एक हैबिट की तरह हो गया था, एक मसल मेमोरी हो गया था, क्योंकि वो पिछले 5 सालों से यही तो करते आए हैं। एक्चुअली वो पिछले 3 साल से हर रोज़ अपने भाई के लिए डिनर जिंगशी में डिलीवर करते हैं अपने हाथों से। एंड वो जब भी जाते हैं किचन से अपने भाई की रूम की तरफ, वो गुसु के बहुत सारे पार्ट्स को क्रॉस करते हुए जाते हैं। इन सारे पार्ट्स में बहुत सारे प्रीशियस मेमोरी होल्ड है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द लाइब्रेरी। अभी लाइब्रेरी का वो पुराना स्ट्रक्चर तो नहीं रहा, बट फिर भी कुछ कुछ चीज़ें ये भी पुराना है, जैसे कि स्टोन टेबल्स एंड कुछ स्क्रोल्स, जहाँ पर बैठ के उनका भाई लांगवांग जी ड्यूटीफुली अपना स्टडी करता था, रूल्स फॉलो करता था, पॉलिसी फॉलो करता था, जहाँ पर वो अंकल का दिया हुआ होमवर्क किया करता था। ये लोकेशन आई भी जेबोचुन के लिए बहुत ही स्पेशल है, उनका सीक्रेट मेमोरी है। सीक्रेट इसलिए है क्योंकि उनकी माँ की मौत के बाद लंजा बहुत रो रहा था, उसे हर दिन नाइटमेयर आता था एंड वो बहुत रोता था, उसका रोना बंद ही नहीं होता था। तो ये देख के अपने भाई को संभालने के लिए
जेबोचुन हमेशा लंजा को मिडनाइट को ऐसे एडवेंचरस लाइब्रेरी में लेकर आते थे। देन उसके ऊपर ब्लैंकेट रैप करके एंड उसके ऊपर अपने हाथों को रैप करके उसे बच्चों वाला स्टोरी सुनाते थे एंड जेबोचुन के बाहों में ही लंजा सो जाता था, क्योंकि लंजा के लिए जेबोचुन के बाहें ही उसके लिए सेफ प्लेस था। वो दोनों एक साथ ब्लैंकेट में कडलिंग करते थे। दिल लाइब्रेरी के बाद आता है ट्रेनिंग एरिया, जहाँ पर उन लोगों ने फाइटिंग करना सीखा था, तलवार चलाना सिखाया था, स्पेयर चलाना सीखा था। उन लोगों ने एक साथ अपने अपने फाइटिंग में स्पेशलाइजेशन किया था। इस पूरे गुशु में सिर्फ लंजा ही था जो जेबोचुन के लिए परफेक्ट डुएल पार्टनर था, क्योंकि लंजा के अलावा और कोई भी जेबोचुन के साथ परफेक्टली फाइट नहीं कर पाता था, सेम एज जेबोचुन। इनफैक्ट एक बार फाइट करते करते जेबोचुन के बैक में चोट भी आ गया था जब वो लोग टीनेजर्स थे एंड ये देख के लंजा जेबोचुन को इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेकर गए थे चेकअप के लिए एंड उसे जेबोचुन से बहुत माफ़ी भी मांगी थी। एंड जब तक जेबोचुन हील ना हो जाए तब तक लंजा उसके साइड से हिला तक नहीं था एंड जेबोचुन के हील होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था, क्योंकि वो लोग टीनेजर्स थे एंड उनका गोल्डन कोर और भी स्ट्रांग हो रहा था। ये सीन याद करते हुए जेबोचुन ने हंसा। याद है कि वो खुद इंज्योर्ड थे बट उन्हें अपने भाई को कंफर्ट करना पड़ता था। ये कितना फन की बात है। उसके बाद आता है लानशी, जो अंकल का कमरा है। जब लंजा एंड जेबोचुन छोटे थे तब अंकल उन लोगों को अपने रूम में बैठकर पढ़ाई किया कराता था एंड जब भी अंकल के क्वेश्चन पूछते थे अंकल को खुश करने के लिए जेबोचुन बहुत सारे आंसर्स खुद देते थे। जेबोचुन हमेशा ऑब्जेक्टिव, डिप्लोमेटिक एंड इंटेलिजेंट रिप्लाई दिया करते थे। उनके साथ वहाँ पर लंजा भी हुआ करता था एंड वो भी इक्वली इंटेलिजेंट था, बट वो कभी भी जेबोचुन को या फिर अंकल को खुश करने के लिए कोई भी आंसर नहीं देता था। बट जब भी अंकल खुद से लंजा से क्वेश्चन पूछते थे तब लंजा आंसर देता था, जो कि बिल्कुल क्लियर कट होता था, एकदम परफेक्ट आंसर होता था। अंकल ये देखकर खुश थे कि उनके दो नेफ्यू ही स्टडी में एंड हर चीज़ में बहुत अच्छा है। गुसु के लिए वो दोनों प्राइड हैं। दिल लंजा एंड जेबोचुन दोनों ही गुसु के लिए एग्जाम्पल बन गए। उससे वो दोनों द ट्विन जेट्स ऑफ लान कहलाने लगे। वो लोग मरमेड वर्ल्ड के लिए एक प्राइड बन चुके थे। बट अब जेबोचुन सोच रहे थे कि ये सब वर्दी था। क्या वो खुद अपने एंड लंजा के बीच के रिलेशनशिप को डैमेज कर रहे हैं? जेबोचुन को हमेशा यही फील होता था कि हालांकि उनका भाई हर एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा मास्टर है, चाहे भी इंफॉर्मेशन निकालना हो या फिर बैटल हो या फिर किसी डिसिप्लिन की बात हो या फिर कुछ और, एक चीज़ में उनका भाई लांग वांग जी मास्टर है। बट फिर भी जेबोचुन को ऐसा लगता था कि लंजा के मन में कुछ तो ऐसा है जो वो बोलना चाहता है बट बोल नहीं पा रहा। अब जेबोचुन को रियलाइज़ हो रहा था कि लंजा परफेक्ट है, इसलिए नहीं क्योंकि उसे ये सब कुछ परफेक्टली आता है और ना ही इसलिए क्योंकि वो परफेक्ट होना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने फीलिंग्स अपने भाई से भी छुपाने में एक्सपर्ट है। क्योंकि जब लंजा को अपनी माँ का सीक्रेट केव के बारे में पता चला था, उसने कितने एक्सपर्ट तरीके से अपने भाई से वो चीज़ छुपा लिया। जब लंजा को अपने प्यार मिल गया तब उसने अपने प्यार का पीछा किया पैशनेटली। जेबोचुन का क्वाइट भाई जो हमेशा चुप रहता है, कोल्ड रहता है, जो हमेशा अपनी इमोशंस को छुपाता है, वो इतना कोल्ड एंड स्टोन होने के साथ साथ एक बहुत बोल्ड एंड ब्रेव इंसान भी है, ये जेबोचुन मानते हैं। इनफैक्ट जेबोचुन भी बहुत ही डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव माइंडसेट का पर्सन है, बट वो अपने भाई की तरह इतना बोल्ड नहीं है। यही सोचते हुए वो जिंगशी की तरफ जा रहे थे, बहुत सारे गार्ड्स को क्रॉस करते हुए। वो जिंगशी के दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि लंजा सैंड के ऊपर बैठकर स्ट्रेचिंग कर रहा था। लंजा के बैक में जो स्कार्स थे वो बिल्कुल रिवील थे, क्लियरली दिख रहे थे। वो स्कार्स स्पाइडरी ब्लू कलर के हो गए थे एंड वो सारे स्कार्स बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली जल्दी हील हो रहे थे। प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड कल्टीवेशन की वजह से वो स्कार्स एक्सट्रीमली डीप थे। इनफैक्ट जब डॉक्टर ने इन स्कार्स को ढकने के लिए लंजा को एक शॉल ऑफर किया था, लंजा ने मना कर दिया था। वो इस पनिशमेंट के शाइन्स को प्राउडली शो ऑफ कर रहा था। जैसे लंजा के लिए ये पनिशमेंट एक प्राइड था, बट जेबोचुन के लिए पनिशमेंट एक शेम था।
जब भी उन्हें वो दिन याद आता है जिस दिन लंचा को पनिशमेंट मिला था, वो दिन याद आते ही जेवोचुन को बहुत ही शेम फील होता है। अभी फ्लैशबैक में जाते हैं। ये उस दिन की बात है जिस दिन लंचा का पनिशमेंट डिक्लेयर हुआ था। लान कुरेन ने सबके सामने डिक्लेयर करते हुए कहा, मैंने एंड एल्डर्स ने डिस्कस करके डिसीजन लिया है कि वांग जी को पनिशमेंट के तौर पे जेलीफिश वाइप का 33 लैशेस दिया जाएगा एंड उसके बाद 5 साल का सेक्लूशन। ये सुनकर जेवोचुन इतना शॉक्ड हो गए थे कि उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था। लंजा को मिडिल में हाथ बांध कर रखा गया था एंड जेवोचुन शॉक्ड होकर हॉरर में अपने भाई को देख रहे थे। जेवोचुन समझ गए थे कि पूरा गुसुलान उनके भाई को ह्यूमिलेट करने के लिए ये सब कर रहा है। सबको ये देख के अच्छा रहेगा कि हैंगवांग जुन को कितना लो तरीके से पनिशमेंट मिल रहा है, बट जेवोचुन ये सह नहीं सकते। उन्होंने अंकल की तरफ देखा एंड डिमांड करते हुए कहा, 33 लैशेस किस लिए? ये सुन के अंकल ने जेवोचुन की तरफ ग्लेयर किया। अंकल ने कहा, जितने हफ्ते लांग वांग जी उन ह्यूमंस के साथ था, उन हर हफ्ते के लिए 3 लैशेस। वो अपना घर छोड़कर उन ह्यूमंस के साथ था। उसने अपने लोगों को त्याग कर कर उन ह्यूमंस को चूज़ किया। उसने विलिंगली हमारे हर एक रूल को डिसरेस्पेक्ट एंड डिसग्रेड किया है। उसने हम सबको अनसेफ फील करवाया है। ये सुनकर जेवोचुन ने कहा, बट अगर आप लोगों ने उसे इतने सारे जेलीफिश वाइप देंगे तो वो सेक्रेशन के लिए ज़िंदा ही नहीं बचेगा, क्योंकि जेवोचुन को पता है जेलीफिश वाइप में एक तरीके का पॉइजन होता है जो डीप ऊंट करके जाता है, जो कि बहुत ही पेनफुल होता है, जिसे हील करना बहुत टफ होता है, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर क्यों ना हो। इनफैक्ट कुछ कल्टिवेटर तो इसकी वजह से मर भी चुके हैं। जेवोचुन के बात सुन के अंकल ने कहा था, वो ऑलमोस्ट हम सबको मरवाने ही वाला था, सेक्ट लीडर, एंड अगर आपने हमारे काम में बाधा क्रिएट किया तो हमें आपके ऊपर भी एक्शन लेना पड़ेगा। इससे पहले जेवोचुन कुछ कह पाते, एक लान डिसिपल जेलीफिश वाइप लेकर लंचे के पास आया। उस डिसिपल को देखकर जेवोचुन थोड़ा बहुत रिलैक्स थे, क्योंकि वो डिसिपल एक ऐसा इंसान नहीं था जो लंचे से हेट करता है, जैसे कि शूशे जो कि वहाँ पर ही खड़ा था एंड उसके ऊपर थोड़ा बहुत बैंडेजेस लगा था, क्योंकि उसने कहा था कि उसे हंटिंग करते वक्त चोट लगा है, बट फिर भी वो लंचा को पनिशमेंट देते हुए देखने के लिए आ गया। वो लंचा का सफ़र देखने के लिए आ गया। ये सब देख के जेवोचुन ने कहा, वेल अगर वांग जी को ये पनिशमेंट मिलेगा तो मैं। इससे पहले जेवोचुन कुछ कह पाते, लंचा ने कहा, सीचेन। ये सुन के जेवोचुन बिल्कुल चुप हो गए एंड शॉक्ड भी, क्योंकि बहुत ही कम होता है जब लंचा जेवोचुन को उसके नाम से बुलाता है। तो जेवोचुन ने लंचा की तरफ देखा। लंचा तो जेवोचुन की तरफ एक इंटेंस ग्लेयर कर रहा था एंड अपने हेड को शेक कर रहा था। ये देख के जेवोचुन ने कहा, वांग जी। लंचा ने कहा, नहीं। लंचा की ये नहीं वर्ड में एक प्राउड फील था, जैसे कि वो ये कहना चाहता है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। इससे पहले जेवोचुन कुछ कह पाते, अंकल ने डिसिपल को ऑर्डर देते हुए कहा, पनिशमेंट शुरू किया जाए एंड लंचा के ऊपर वो वाइप शुरू किया गया। जैसे ही लंचा के ऊपर अटैक हो रहा था, लंचा का स्किन टूट रहा था एंड उसके बॉडी से ब्लड निकल रहा था। 13 वाइप तक लंचा चुप था। उसने एक भी पेनफुल आवाज़ नहीं किया। उसने बस अपने हाथ को टाइटली जकड़ लिया था। जब तक ये वाइप 25 तक पहुंचा, तब लंचा विजिबली पेन में था। उसे स्वेटिंग हो रहा था, उसके आंखों से आंसू निकल रहा था, उसकी बॉडी से एक्सट्रीमली ब्लड निकल रहा था। एंड 33 वाइप तक लंचा बिल्कुल साइलेंस हो गया था। सिर्फ लंचा ही नहीं, वो पूरा प्लेस साइलेंस हो गया था। लंचा का ब्लड हर जगह फैल गया था। लंचा लिम्प पेल होकर ग्राउंड पे गिर गया था। पनिशमेंट के बाद जब सब लोग वरीड होकर लंचा के पास स्विम करते हुए जा रहे थे, तब जेवोचुन का मन कर रहा था कि वो सबको अभी कभी यहाँ पर ही ख़त्म कर दे। उन लोगों का ऑडसिटी। एनीवेज उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया एंड वो खुद जल्दी में अपने भाई के पास चले गए। उन्होंने अपने टेल से बाकी सबको अपने भाई से दूर कर दिया। देन जेवोचुन ने अपने भाई के हाथ को छुड़ाया एंड उसे अपने बाहों में उठाया एंड डॉक्टर के पास लेके जाने लगे। फ्लैशबैक ख़त्म हुआ। अभी भी जेवोचुन को जब भी वो दिन, वो सीन याद आता है, उन्हें बहुत ही सिक फील होता है। उनके सामने उनका भाई मौत के मुंह में था। उनके भाई को जेलीफिश वाइप दिया जा रहा था एंड वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जब जेवोचुन अपने भाई को
इस वर्ल्ड में वापस लेकर आ रहे थे ह्यूमन वर्ल्ड से, तब उन्हें पता था कि उनके भाई को कोई ना कोई पनिशमेंट तो ज़रूर मिलेगा, पर उन्हें नहीं पता था कि उसे इतना बुरी तरीके से पनिशमेंट मिलेगा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एंड ये उनकी गलती है कि उन्होंने सोचा नहीं था। वो ये भूल कैसे गए कि गुसुलान अपने आप को एक्सट्रीमली सिविलाइज्ड पीपल कहते हैं। वो लोग तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। बट ज़ेबोचुन के लिए सबसे हार्डेस्ट पार्ट ये था कि वो सेक्ट लीडर है, और उसकी वजह से ही वो अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। एंड उस दिन उसके भाई ने विंग एंड आयुअन के अलावा एक और पर्सन को भी बचाया था, एंड वो है ज़ेबोचुन। क्योंकि ज़ेबोचुन प्रोटेस्ट करने वाले थे, बट लंजा ने अपने भाई के रेपुटेशन को बचाने के लिए उसे रोक दिया, ताकि उसके वजह से उसके बड़े भाई को किसी परेशानी में ना पड़ना पड़े। एंड अपने भाई को बचाने के लिए उसने ये अनबियरिंग पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लिया, डिग्निटी के साथ, ग्रेस के साथ, जैसे कि ये पनिशमेंट उसके लिए मैटर ही नहीं करता। एनीवेज ये सोचते हुए उन्होंने एक डीप शाई किया एंड अपने भाई की तरफ देखा। उन्होंने कहा, भाई मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, थोड़ा सा ब्रेक ले लो एंड मेरे पास आकर बैठो। ये बोल के ज़ेबोचुन रूम के अंदर गए। ज़ेबोचुन लंजा के पनिशमेंट को मॉडिफाई करने के लिए ज़्यादा कुछ कर तो नहीं पाए, बट एटलीस्ट 2 साल के बाद ज़ेबोचुन लंजा से हर रोज़ मिलने के लिए अलाउड थे। जब सब लोगों ने देखा कि 2 साल के लिए लंजा कुछ भी नहीं कर रहा, वो पनिशमेंट को फॉलो कर रहा है, ये देख के सब लोगों ने ज़ेबोचुन को अलाउ किया। एंड लंजा ग्रेसियसली हर एक पनिशमेंट को फॉलो कर रहा था। वो सिचुएशन में रहते हुए भी अपने आप को ट्रेनिंग कर रहा था, ताकि उसके एबिलिटी पूरी तरीके से चले ना जाए। इस चीज़ को पूरा गुस्सू भी सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स वो नहीं चाहते कि उनके क्लैन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर वो लोग खो दे। तो लंजा कम्प्लीटली हर एक पनिशमेंट को फॉलो करता था, जैसे कि प्रैक्टिस करना, पढ़ाई करना, फिर से रूल्स को पढ़ना। जो रूल्स एक टाइम में 3000 हुआ करते थे, अब वो 4000 हो गए थे लंजा के जाने के बाद। देन म्यूज़िक प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन करना, स्ट्रेचिंग करना, ट्रेनिंग करना। लंजा ये सब कुछ करता तो था, पर उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल डेड था, जैसे कि लंजा यहाँ पर होते हुए भी नहीं है। वो एक जिंदा कॉर्प्स है, जो बस ऐसे ही कंटिन्यूसली काम किया जा रहा है, जैसे कि उसके अंदर का सोल उसके अंदर है ही नहीं, सिर्फ बॉडी है। ये 5 साल लंजा ने कंप्लीट साइलेंस में बिताया है। उसने एक शब्द तक नहीं कहा। इनफैक्ट पनिशमेंट के बाद एक बार ज़ेबोचुन के साथ अंकल कुरेन भी लंजा से मिलने के लिए आए थे। लंजा ने उनकी तरफ टर्न तक नहीं किया, वो उन लोगों की तरफ बैक टर्न करके लेटा हुआ था। लान कुरेन जो इतना प्राउड मैन है, ज़ेबोचुन ने पहली बार उनकी आंखों में इमोशन देखा था, एक वेटनेस देखा था, रिजेक्शन का, हिट का। एंड उसके बाद से अंकल ने थोड़ा बहुत काइंडनेस दिखाया एंड वो लंजा से मिलने आना बंद कर दिया। वो एक स्टबर्न की तरह लंजा के फुल एग्जिस्टेंस को जैसे इग्नोर ही कर रहे थे। इस पूरे 5 साल में लंजा के फेस में ज़ेबोचुन ने सिर्फ एक बार इमोशन देखा था, एंड वो भी एक रात को, जब लंजा ऐसे ही जिंचे में बैठे उस सॉन्ग को प्ले कर रहा था, जो सॉन्ग लंजा ने खुद आया था। शायद ज़ेबोचुन के भाई ने वो सॉन्ग अपने विंग के लिए कंपोज किया था। लंजा ये सॉन्ग पूरे सैडनेस एंड पैशन के साथ प्ले कर रहा था, उसके साथ साथ वो रो भी रहा था। वो दिल खोल के साइलेंटली रो रहा था। ज़ेबोचुन ये सोच ही रहे थे, तभी ज़ेबोचुन के पास आकर टेबल में लंजा भी बैठ गए। ज़ेबोचुन ने उसके लिए चाय सर्व किया एंड खाना भी सामने रख दिया। ज़ेबोचुन ने अपने लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आए थे, क्योंकि उनका रूल है खाते वक्त बात नहीं करते। तो अगर ज़ेबोचुन अपने लिए खाना लेकर आते तो वो जो बात कहना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, इसलिए वो सिर्फ लंजा के लिए खाना लेकर आए थे। लंजा ने खाना खाना शुरू किया तो ज़ेबोचुन ने कहा, तुम्हारा 5 साल का सेक्लूशन 3 हफ्ते में ख़त्म हो रहा है वांग जी। लंजा ने सिर्फ नोट किया। ज़ेबोचुन ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने डॉक्टर से शॉल लेने से मना कर दिया, एंड मैं तुम्हारे चॉइस को समझता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, बट फिर भी मैं तुम्हारे लिए खुद का शॉल लेकर आया हूँ। अगर तुम इसे पहनना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हें थोड़ा सा कंफर्ट प्रोवाइड करना चाहता था। ये बोल के ज़ेबोचुन ने वो शॉल लंजा के पास रख दिया। लंजा खाते खाते पॉज्ड हो गया एंड उसने एक डीप वो किया एज अ थैंक्स, एंड देन वो फिर से साइलेंटली खाना खाने लगा। ये देख के ज़ेबोचुन ने स्माइल किया। देन ज़ेबोचुन ने एक डीप शाई की और कहा, यू नो, मुझे लगता था कि मैं तुम्हें रीड कर सकता हूँ वांग जी,
ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीक्रेट प्राइड था, जबकि इस पूरे वर्ल्ड में हर कोई तुमसे बात करने से नर्वस फील करता है। उन्हें लगता है कि तुम अनअप्रोचेबल हो। तो इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मैं ही था जो उनके लांगवांग जी के थॉट्स को पढ़ सकता था। आई नो ये मेरा सेल्फिश थॉट है, बट मुझे अच्छा लगता था। बट मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम कैसा फील करते हो। बाहर से मैं तुम्हें इनकरेज करता था कि तुम दोस्त बनाओ, लोगों से बात करो, बट अंदर ही अंदर जब भी तुम मेरे पास, अपने भाई के पास कंफर्ट एंड सपोर्ट के लिए आते थे, तब मैं बहुत ही हैप्पी फील करता था, यू नो। एंड आई थिंक हमारे पेरेंट्स को खोने के बाद मुझे लगा कि तुम्हें सेफ रखना, मेरे साथ रखना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। बहुत टाइम तक मैं अपनी इस प्लान को लेकर बहुत श्योर भी था वांग जी, क्योंकि ऐसा ही तो हो रहा था। हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, हम दोनों ने सब कुछ एक साथ किया है, तो मुझे ऐसा ही लग रहा था। बट तुमने बहुत स्ट्रगल किया है वांग जी, एंड मैं खड़े खड़े देखता रहा। मैं देखता रहा कि तुम अपना पूरा कोशिश कर रहे हो, तुम सबके ड्रीम पूरे कर रहे हो, सबके एक्सपेक्टेशंस को पूरे कर रहे हो। एंड जब तुम सफ़र कर रहे थे साइलेंटली, तब मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं बस देखता रहा। मुझे लगा कि शायद समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड अगर नहीं भी हुआ देन मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा सब कुछ ठीक करने के लिए। ये बोलकर ज़ेबोचुन चुप हो गए। वो बेसिकली कांप रहे थे। उन्होंने अपने आप को शांत करने के लिए एक डीप ब्रेथ लिया। एंड इस टाइम तक लंजन ने भी खाना खाना बंद कर दिया था, वो पॉज्ड हो गया था। ये देख के ज़ेबोचुन ने अपने हाथ को वेव किया ताकि लंजा फिर से खाना खाए, एंड लंजन ने वही किया। ज़ेबोचुन ने कहा, बट अब मैं समझ सकता हूँ मेरे भाई कि मैं एक फुलिश था। जितना मैं सोचता था मैं तुम्हें उतना भी रीड नहीं कर पाता हूँ। मुझे पता था कि तुम कितने पेन में हो, बट मैंने शायद अभी तक उतना पावर हासिल नहीं किया है जितना पावर तुम्हें सेव करने के लिए मुझे चाहिए था, तुम्हें हेल्प करने के लिए मुझे चाहिए था जब तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत थी। मैं अभी तक उतना ट्रस्टवर्दी नहीं बन पाया। एंड जब अंकल एंड बाकी सारे लोग हमारी माँ के केव के हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे लगा था ये सिर्फ एक ही बार की बात है, एंड देन तुम्हें तुम्हारा सबक मिल जाएगा एंड सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। एंड देन तुम चले गए। देन बहुत टाइम बाद जब मुझे तुम मिले, तब मैंने एक कावर्ड की तरह बिहेव किया। मैंने तुम्हें उन दोनों इंसान को छोड़ के आते हुए देखा जो तुम्हारे लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए तुम बहुत केयर करते हो। मैंने ये सब कुछ देखते हुए भी एक्सक्यूज़ दिया एंड तुम्हारे ऊपर हमारे रूल्स को थोप दिया, ये जानते हुए भी कि तुम कितने पेन में हो। मैंने तुम्हारे साथ एक अनफेयर डील किया फोर्सफुली, एंड तुम्हें इस प्लेस में लेकर आया जिसे शायद अब तुम घर जैसा फील नहीं करते। एंड इसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम भी नहीं करता, स्पेशली उस दिन के बाद जिस दिन तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। ये बोलकर ज़ेबोचुन ने अपने हेड को थोड़ा बहुत बेंड कर लिया, जैसे कि उन्हें अपने आप पर शेम फील हो रहा है। ये देखकर लंजा विजिबली चौंक उठा। उसके अंदर से एक पेनफुल आवाज़ आया, बट ज़ेबोचुन नहीं रुके। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा ट्रस्ट नहीं जीत पाया वांग जी। मुझे लगा था कि शायद मैं तुम्हारे लिए ट्रस्टवर्दी बन चुका हूँ, बट मैं गलत था। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा कोई चॉइस किया ही नहीं, और ना ही तुम्हें किसी ऑप्शंस को चूज़ करने के लिए मौका दिया। अब जो हो गया है उसको सुधारने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय माफ़ी मांगने के। तुम्हारी बात प्रॉपरली ना सुनने के वजह से, तुम्हारी बात को ना समझने के वजह से, तुम्हें सपोर्ट ना करने के वजह से तुम्हारा भाई तुमसे माफ़ी मांगता है। ये बोल के ज़ेबोचुन कम्प्लीटली बेंट हो गए। उन्होंने अपने फॉरहेड को ज़मीन पे रख दिया एंड लंजा को एक डीप वो किया एंड माफ़ी मांगने लगा। कुछ टाइम के लिए उन दोनों के बीच में एक लॉन्ग साइलेंस था। ज़ेबोचुन का हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गया था। उन्हें
समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत नर्वस थे ये सोच के कि लंजा अभी क्या जजमेंट देगा, क्या रिएक्ट देगा। बट उसके बाद जो हुआ वो देख के ज़ेबोचुन शॉक्ड हो गए, क्योंकि लंजा उनके पास आया एंड उसने अपने दोनों हाथों से जेंटली ज़ेबोचुन को ग्राउंड से ऊपर उठाया एंड ज़ेबोचुन के फेस को अपने साथ फेस टू फेस किया। देन लंजा नर्वसली ऑकवर्डली अपने हाथ को ज़ेबोचुन के पास लेके आने लगे, बट शायद जो वो करना चाहता था वो कर नहीं पा रहा था। बट ज़ेबोचुन समझ गए थे कि लंजा क्या करना चाहता है। लंजा हग करना चाहता था, तो ज़ेबोचुन ने खुद लंजा को हग किया। उन्होंने लंजा को टाइटली हग किया, लंजा की इंजरीज़ को दिमाग में रखते हुए। उन्होंने लंजा को चोट नहीं पहुंचाया, तो लंजा ने भी ज़ेबोचुन को हग किया। देन फाइनली जब वो दोनों अलग हुए, लंजा ने कहा कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, मैंने आपको इतने टाइम तक वॉरिड रखा। ज़ेबोचुन ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इस वजह ज़ेबोचुन कुछ कह पाते, लंजा ने ज़ेबोचुन के शोल्डर को टाइटली पकड़ा एंड उन्हें चुप करा दिया, क्योंकि लंजा कुछ बोलना चाहता था। लंजा ने कहा जैसे कि आपने कहा, मैंने खुद का चॉइसेस खुद किया था एंड इसके लिए मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। बट भाई, आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको यहाँ पर अकेला छोड़ के चला गया था। मैंने जानबूझकर आपसे वो सारे सीक्रेट्स छुपाया था। आपने मुझे इतना प्यार दिया, फिर भी मैं आपको ट्रस्ट करके वो सब बोल नहीं पाया। आपके माफ़ी के लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा एंड आई होप कि आप भी मेरी माफ़ी को एक्सेप्ट करेंगे। ज़ेबोचुन ने शायद लाइफ में पहली बार अपने भाई को एक ही बार में इतने बात करते हुए सुना था, तो ज़ेबोचुन कुछ टाइम के लिए शॉक्ड थे। दिन ज़ेबोचुन ने अपने हाथ को अपने भाई के फेस में रखा और कहा ऑफ कोर्स मेरे भाई। दिन ज़ेबोचुन ने दूसरे हाथ से लंजा के टीयर्स को वाइप किया और कहा अपनी तरफ देखो वांग जी, तुम कितने बड़े हो गए हो, बट फिर भी मेरे सामने तुम वही छोटे से बच्चे हो जो तब तक अपना रोना बंद नहीं करता था जब तक मैं उसे लाइब्रेरी में लेके नहीं जाता था एंड स्टोरी नहीं सुनाता था। लंजा ने कहा दिन ज़ेबोचुन ने फाइनली अपने हिम्मत को जुटाया एंड एक डीप ब्रेथ लिया। उसने लंजा की तरफ देखा स्टर्नली और कहा तुम यहाँ पर अनहैप्पी हो। एंड एज एक्सपेक्टेड लंजा ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। ज़ेबोचुन ने कहा वांग जी, मैं तुम्हें वापस जाने में हेल्प करना चाहता हूँ। ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। वो शॉक्ड होकर ज़ेबोचुन की तरफ देखने लगा। वो बिल्कुल फ्रीज हो गया था। उसने कहा आप सेक लीडर हैं। ज़ेबोचुन ने कहा मुझे अपना ड्यूटीज़ पता है एंड मैं अपने कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए रेडी हूँ, बट सबसे पहले मैं तुम्हारा भाई हूँ एंड मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस जगह पर कहीं भी पीस नहीं मिलेगा, स्पेशली तब जब तुम ये देख सकते हो कि चीज़ें अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। एंड मेरे लिए मेरी भाई की खुशी किसी भी चीज़ से बड़ी है। मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, एटलीस्ट खुद के लिए तुम्हें ऐसा करना होगा। अगर ह्यूमन वर्ल्ड में वापस जाना, तुम्हारे विंग एंड तुम्हारे बेटे के साथ रहना तुम्हें हैप्पी फील करवाता है, देन उसे अचीव करने के लिए मैं तुम्हें कंप्लीट हेल्प करना चाहता हूँ। इससे पहले लंजा कुछ पूछ पाता, लंजा की आंखों में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग लुक था, जैसे कि वो ये सोच रहा है कि क्या ज़ेबोचुन पागल हो गया है। ये देख के ज़ेबोचुन ने एक स्माइल करते हुए कहा जब तुम चले गए थे तब मैंने रिसर्च किया था। मुझे नहीं पता था कि तुम मरमेड से ह्यूमन कैसे बने थे। जब मैंने रिसर्च किया एंड तब मुझे एक रास्ता मिला। ये रास्ता परमानेंट तो नहीं था, बट एटलीस्ट ये तुम्हें कम से कम 3 हफ्ते के लिए तो इंसान बना सकता है। एंड आई थिंक ये 3 हफ्ता तुम्हारे विंग के पास पहुंचने के लिए इनफ है। एंड देन उसके बाद वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा तुम्हें फिर से इंसान बनाने का। ये सुनकर लंजा ने शॉक्ड होकर कहा भाई। हालांकि ये सब सुन के लंजा के मन में एक स्मॉल होप तो आया था जो कि बहुत ही फ्रेजाइल था, बट फिर भी लंजा अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा था। लंजा ने कहा बट मैं आपको यहाँ पर अकेले छोड़ के नहीं जा सकता, स्पेशली ये जानते हुए भी कि जब मेरे साथ कोई भी नहीं था, जब मेरा टफ टाइम चल रहा था, तब आप मेरे साथ थे। ज़ेबोचुन ने कहा क्या तुम्हें फ्रीडम नहीं चाहिए? लंजा ने कहा मैं अपने लिए आपके फ्रीडम को दाव पे नहीं लगा सकता। लंजा ने ये बात
एकदम इमीडिएटली बोल दिया विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि लंजा को ये डर है कि शायद इस वजह से ज़ेबुजुन को भी वही सेम पनिशमेंट मिलेगा जो लंजा को मिला है, एंड लंजा ये कहीं भी नहीं होने देगा। ज़ेबुजुन ने कहा, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कवर कर लूँगा। भी तुम्हारा सिचुएशन ख़त्म होने में अभी भी 3 हफ्ते बचा है, एंड अगर तुम अभी निकल गए तो किसी को भी तुम्हारे जाने के ऊपर शक नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो यही परफेक्ट टाइमिंग है। ये सुनकर लंजा ज़ेबुजुन को देखने लगा जैसे कि वो पूछना चाहता है कि कैसे, बट इंस्टेंट लंजा ने ये पूछा कि आप श्योर हैं। ये सुनकर ज़ेबुजुन ने स्माइल किया एंड नोट करते हुए कहा, वांग जी, तुम्हारा भाई भी एक बहुत ही अकम्प्लिस्ड कल्टिवेटर है, तुम जानते हो ना। ये बोल के ज़ेबुजुन ने टीस किया और कहा, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। ये बोल के ज़ेबुजुन ने स्माइल किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको फाइनली 5 साल बाद क्या वो दोनों फिर से एक हो पाएंगे ज़ेबुजुन की मदद से? ज़रूर बताना हाँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।